यूं ही तो नहीं कहते। बिल्कुल, वो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है और हर साल तबाही लाती है। अच्छा, और दक्षिणी बिहार की स्थिति? वो इसके ठीक उलट है। मतलब सूखा? हाँ, दक्षिणी बिहार की नदियां मानसून पर निर्भर हैं, तो जैसे ही गर्मियां आती हैं ये अक्सर सूख जाती हैं। इससे तो सूखे की स्थिति बनती होगी। बिल्कुल, तो इसी असंतुलन को दूर करने के लिए एक परियोजना पर विचार हो रहा है। कौन सी परियोजना? उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों को जोड़ने की, ताकि बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है हाँ, उसे सूखे क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। एक तीर से दो शिकार वाली बात हो गई। जी बिल्कुल। तो अगर हम आज की जमीनी हकीकत देखें तो बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं इस पर। हाँ, और ये आंकड़े मतलब एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। वो कैसे? सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नदियां या नहरें नहीं बल्कि नलकूप हैं। नलकूप? कितना प्रतिशत? लगभग 63.9%। सोचिए, करीब करीब 64% सिंचाई नलकूपों से होती है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। जिस राज्य में इतनी नदियां हों वहां किसान जमीन के नीचे के पानी पर इतने निर्भर है। बिल्कुल, नहरों का नंबर इसके बाद आता है, जिनसे लगभग 30% सिंचाई होती है। और बाकी के स्रोत जैसे तालाब, कुएं? वो तो अब बस नाम के रह गए हैं। उनसे कुल मिलाकर सिर्फ 5.5% सिंचाई होती है। और बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 72.07 लाख हेक्टेयर है। अच्छा, अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से दो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जी। एक तो बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? वो है रोहतास। और सबसे कम सिंचित जिला? शिवहर। तो ये भी एक विरोधाभास है। रोहतास जो दक्षिण बिहार में है वो सिंचाई में नंबर 1 पर है, और शिवहर जो उत्तर में है वो सबसे पीछे है। जी, इससे यही साबित होता है कि सिर्फ नदियों का होना काफी नहीं है, पानी का प्रबंधन सबसे जरूरी है। तो सरकार इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या कर रही है? कोई योजनाएं हैं? हाँ, केंद्र सरकार की एक त्वरित सिंचाई लाभ योजना है। ओके। इसके तहत बिहार में 2 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। कौन सी 2 परियोजनाएं हैं ये? पहली है दुर्गावती जलाशय योजना। और दूसरी? दूसरी है पुनपुन बराज योजना। और ये योजनाएं मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार के लिए है, जैसे नवादा, कैमूर, रोहतास। जी बिल्कुल, इन सूखाग्रस्त जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा, एक और योजना का भी जिक्र है। हाँ, वो राज्य स्तर की है, नाबार्ड की सहायता से चल रही है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। मतलब ये नलकूपों को बढ़ावा देने के लिए है? जी, ये योजना राज्य के सभी 38 जिलों में चलाई जा रही है। तो अब बिहार की कुछ प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं पर बात करते हैं। ठीक। शुरुआत कोसी परियोजना से करते हैं। बिल्कुल। कोसी बहुउद्देश्य परियोजना ये 1953 में स्थापित हुई थी। हाँ। और ये भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है ना? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सिंचाई नहीं था, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, ये तीनों थे। कोसी के बाद अगली महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। गंडक बहुउद्देश्य परियोजना। जी, इसकी शुरुआत 1960 में हुई। और ये बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। हाँ, और इसमें सिर्फ बिहार और नेपाल नहीं है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है? जी, क्योंकि गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है। अच्छा। तो इसके तहत भैंसा लौटन नाम की जगह से भारत और नेपाल दोनों के लिए नहरें निकाली गई हैं। कितनी कितनी नहरें? 2 नहरें, 2 भारत के लिए और 2 नेपाल के लिए। ओके। अब दक्षिण बिहार की एक प्रमुख परियोजना पर आते हैं, सोन परियोजना। हाँ, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इसका तो ऐतिहासिक महत्व है। यह बिहार की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसके तहत देहरी में, जो रोहतास में है, वहाँ एक जलाशय बनाया गया है। बिल्कुल, और वहीं से 2 मुख्य नहरें निकलती हैं। कौन कौन सी? एक है पश्चिमी सोन नहर और दूसरी पूर्वी सोन नहर। और इसी नेटवर्क ने उस इलाके को धान का कटोरा बनाया है। सही कहा। सिंचाई के अलावा इस पर 2 जल विद्युत केंद्र भी स्थापित हैं। बिजली उत्पादन भी? जी, हालांकि क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी है? एक है वारुण जल विद्युत केंद्र, जिसकी क्षमता 3.3 मेगावाट है। और दूसरा डेहरी जल विद्युत केंद्र है, 6.6 मेगावाट का। तो इन 3 बड़ी परियोजनाओं के अलावा भी कुछ और नाम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, कुछ और परियोजनाओं के नाम भी ध्यान में रखने जरूरी हैं। जैसे दुर्गावती परियोजना, जिसके बारे में हमने बात की, ये दक्षिण बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कदवन्य जलाशय है और ऊपरी महानंदा जलाशय परियोजना। ये महानंदा वाली परियोजना उत्तर बिहार में होगी? जी, ये उत्तर बिहार के लिए है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार का पर्यटन उद्योग। जी, बिहार में अगर देखें तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाँ, ये तो है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल लगभग 60 लाख लोग बिहार आते हैं पर्यटन के लिए। 60 लाख? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और अगर पूरे भारत के पर्यटन उद्योग में देखें तो बिहार की हिस्सेदारी करीब 3% है, और राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 5 से 6% के बीच है। 5 से 6%? ये तो महत्वपूर्ण है। और बिहार का इतिहास तो वैसे भी बहुत पुराना है, मतलब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से कुछ तो वही है। बिल्कुल, लगभग 3000 साल पुराना इतिहास है। आप सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज बिहार आए थे। अच्छा। फिर सम्राट अशोक के समय में डायोनिशियस पाटलिपुत्र आए, और 7वीं शताब्दी में तो ह्वेनसांग और इत्सिंग जो नालंदा आए थे। हाँ बिल्कुल, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो इस लिहाज से तो ये विरासत बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में पर्यटन को
कह सकते हैं 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 5 भाग, अच्छा। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक जो है वो है तीर्थ पर्यटन। हाँ, ये तो जाहिर है। बिहार तो कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा है। बिल्कुल, जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो गया में पिंडदान की परंपरा है। हाँ, विश्व प्रसिद्ध है वो तो। और सीतामढ़ी में माँ सीता का जन्म स्थान पुनौरा धाम। अच्छा। फिर बौद्ध धर्म के लिए तो ये सबसे बड़ी जगह है, बोध गया, राजगीर, वैशाली, ये सब प्रमुख केंद्र हैं। और जैन धर्म के लिए भी तो पावापुरी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, पावापुरी, जहां भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। और सिखों के लिए पटना साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान। और इस्लाम में भी तो कुछ प्रमुख स्थान हैं। हाँ, मनेर शरीफ और फुलवारी शरीफ को बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये तो हुई तीर्थ पर्यटन की बात। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है ऐतिहासिक पर्यटन। इसमें प्राचीन भारत के वो ऐतिहासिक स्थल आते हैं, जैसे मगध साम्राज्य। हाँ, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। सही कहा। और वैशाली, जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र कहा जाता है। पहला गणतंत्र। जी। और नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो हैं ही। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ खेलकूद से जुड़ा कोई पर्यटन भी है? ये थोड़ा सुनने में अलग लगता है। हाँ, ये तीसरा प्रकार है और ये अब तेजी से बढ़ रहा है। 1980 के दशक से ही इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी। अच्छा। पटना में अब विश्व स्तरीय गोल्फ और टेनिस के मैदान है। और जो हिमालय की तराई वाला इलाका है, वहाँ एडवेंचर टूरिज्म और माउंटेन क्लाइंबिंग की काफी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और मैंने सुना है राजगीर में भी कुछ बड़ा बना है। बिल्कुल, राजगीर में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी हुआ है हाल ही में। वाह, तो ये तो एक नया आयाम है। जी। और चौथा है वन अभ्यारण्य पर्यटन, मतलब इको टूरिज्म। इसमें क्या क्या आता है? इसमें पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि बिहार में टाइगर रिजर्व भी है। सही कहा। फिर बेगूसराय में कांवर झील है, ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक झील है, जिसे पर्यावरण के लिहाज से खासकर पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा। और कैमूर अभ्यारण्य भी है। हाल ही में जमुई जिले में 2 और नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो ये भी एक बड़ा आकर्षण है। बहुत बढ़िया। और पांचवा प्रकार? पांचवा है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, वो कैसे? बिहार में चिकित्सा सुविधाएं थोड़ी सस्ती हैं, तो नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्वी राज्यों से काफी लोग इलाज के लिए आते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, और इसके अलावा मुंगेर का योग विश्वविद्यालय तो है ही, और राजगीर के गर्म पानी के कुंड, वो तो स्वास्थ्य लाभ के लिए सदियों से प्रसिद्ध हैं। सही बात है। तो ये इतने सारे स्थल हैं, इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है। सर्किट का मतलब है कि किसी एक विषय से जुड़े सभी पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ देना, ताकि पर्यटकों के लिए आसानी हो जाए। जी, इससे यात्रा प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे प्रमुख सर्किट कौन सा होगा? बौद्ध सर्किट? बिल्कुल, बौद्ध सर्किट सबसे पहले आता है। ये भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को जोड़ता है। इसमें कौन कौन सी जगहें हैं? इसमें देखिए, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, फिर गया में महाबोधि मंदिर तो है ही, नालंदा का विश्व शांति स्तूप, राजगीर वाला? हाँ, राजगीर में, और भागलपुर में विक्रमशिला के अवशेष, और वैशाली का अशोक स्तंभ। ये पूरा एक पैकेज है। अच्छा, और इसके अलावा रामायण सर्किट भी है शायद? जी हाँ, रामायण सर्किट ये भगवान राम और माता सीता से जुड़े पौराणिक स्थलों को शामिल करता है। इसका केंद्र तो मिथिला क्षेत्र होगा? बिल्कुल, मिथिला क्षेत्र जहां माता सीता का जन्म हुआ। सीतामढ़ी और अहिल्या स्थान इसके बहुत प्रमुख हिस्से हैं। और जैन सर्किट? जैन सर्किट भी है। बिहार में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर दोनों का जन्म हुआ था। तो इसमें कौन से मंदिर आते हैं? इसमें पावापुरी का जल मंदिर है नालंदा में, जमुई में लक्षवार का जैन मंदिर है, नाथनगर और कुंडलपुर भी हैं। ठीक है। और सिखों के लिए भी एक सर्किट है ना? जी, सिख सर्किट ये सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा है, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो इसके सारे स्थान पटना में ही होंगे? ज्यादातर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा हांडी साहिब और कंगन घाट, ये सब पटना में ही हैं। और एक सूफी सर्किट की भी बात होती है? हाँ, बिहार सूफी संतों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध क्या है? इसमें पटना के पास मनेर शरीफ है, जहानाबाद में हजरत बीबी कमाल का मकबरा, और सबसे खास सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। वो जो पानी के बीच में बना है? हाँ वही, वो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। सच में। तो ये तो धर्म और इतिहास से जुड़े सर्किट हो गए। प्रकृति के लिए भी कुछ है? जी, उसके लिए इको सर्किट है। ये बिहार की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और अभ्यारण्यों पर केंद्रित है। इसमें क्या क्या देख सकते हैं? इसमें राजगीर की घोड़ा कटोरा झील है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बराबर की गुफाएं हैं, जहानाबाद वाली? जी, और कैमूर और नवादा के जो झरने हैं वो भी इसी सर्किट का हिस्सा है। और एक आखिरी सर्किट, गांधी सर्किट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये महात्मा गांधी के जीवन और उनके चंपारण सत्याग्रह से जुड़े स्थलों को जोड़ता है। 1917 वाला सत्याग्रह? हाँ वही, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। पूर्वी चंपारण और पटना का गांधी घाट इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो ये सर्किट्स तो बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और खास जगहें होंगी जो जिलेवार देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल है। अगर हम जिलेवार देखें तो गया में महाबोधि मंदिर के अलावा विष्णुपद मंदिर है। हाँ, इसके विकास के लिए तो केंद्रीय बजट में भी फंड दिया गया है। जी। और वहीं सीताकुंड
और 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा भी है। और नालंदा में? विश्वविद्यालय के खंडरों के अलावा नालंदा में विश्व शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा झील, बड़ी दरगाह और मड़ियार मठ जैसे कई स्थल हैं। पटना में भी तो गोलघर के अलावा अब बहुत कुछ है। हाँ, पटना में गोलघर है, नया इस्कॉन मंदिर बना है, अशोक कन्वेंशन सेंटर है और कमलदह जैन मंदिर भी है। और वैशाली? वैशाली में अशोक स्तंभ तो है ही, साथ में बुद्ध अवशेष स्तूप, राजा विशाल का गढ़ और एक विश्व शांति स्तूप भी है। अच्छा, और कैमूर और रोहतास की बात करें तो? वहाँ माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, जो भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। और करकटगढ़ जलप्रपात और शेरशाह सूरी का मकबरा तो है ही। बिल्कुल। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल जो शायद उतने जाने पहचाने न हो? जरूर, जैसे पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर छठ पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी, और वहीं दाऊद खान का किला भी है। भागलपुर में विक्रमशिला के अवशेष और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। डॉल्फिन अभ्यारण्य? वाह। हाँ, बांका में मंदार पर्वत है जिसका पौराणिक महत्व है, और ओढ़नी डैम। बेगूसराय में कांवर झील, जो कि एक रामसर साइट है। सही। जहानाबाद में बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं जो मौर्यकालीन है। अच्छा, और सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में पुनौरा धाम और हलेश्वर स्थान, समस्तीपुर में खाटू श्याम मंदिर और विद्यापति नगर, और लखीसराय में अशोक धाम। तो मतलब सूची तो बहुत लंबी है। हाँ, हर जिले में कुछ ना कुछ है। चुनौती बस इन सबको सही तरीके से दुनिया के सामने रखने की है। विरासत की कमी नहीं है, बस उसे सहेजने और संवारने की जरूरत है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की प्रमुख जनजातियां। तो बिहार सरकार का जो 2023 का जातिगत सर्वे है, उसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी समुदाय का हिस्सा सिर्फ 1.68% है। जी, ये आंकड़ा अब काफी कम लगता है। हाँ, ये बहुत कम है और इसकी एक बहुत साफ वजह है। ये प्रतिशत इतना कम इसलिए दिखता है क्योंकि 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ, हाँ, जब झारखंड अलग हुआ, बिल्कुल, तो दक्षिणी बिहार का जो बड़ा हिस्सा था, जो अब झारखंड है, बिहार की ज्यादातर जनजातीय आबादी उसी क्षेत्र में रहती थी। तो वो पूरी की पूरी आबादी एक तरह से झारखंड में चली गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बिहार में जो जनजातीय समुदाय हैं, वो मुख्य रूप से दक्षिणी जिलों में ही केंद्रित हैं। मतलब वो जिले जो या तो झारखंड की सीमा पर हैं या फिर छोटा नागपुर पठार या कैमूर की पहाड़ियों के पास। एकदम सही, जैसे कि रोहतास हो गया, कैमूर, गया, औरंगाबाद, फिर नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर। और इसके ठीक उलट अगर आप देखेंगे तो उत्तरी बिहार मतलब जो मिथिला क्षेत्र है, दरभंगा, मधुबनी, हाँ, दरभंगा, मधुबनी या समस्तीपुर, इन जिलों में इनकी उपस्थिति लगभग 9 के बराबर है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, और एक बार बस जल्दी से सर्वे के बाकी आंकड़े भी देख लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36.01%, पिछड़ा वर्ग बीसी 27.12%, अनुसूचित जाति यानी एससी 19% और सामान्य वर्ग 15.52%। चलिए, तो अब बिहार की प्रमुख जनजातियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गोंड जनजाति की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से छपरा, चंपारण और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं और इनकी भाषा मुंडारी है। इसके बाद आती है खोंड जनजाति। ये लोग भोजपुर और रोहतास क्षेत्र में रहते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये ज्यादातर कृषि कार्यों में मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि इनका जीवन एक जगह स्थिर रहकर होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक सेटल्ड समुदाय है। अगली है बेड़िया जनजाति। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से मुंगेर जिला है। ये वहाँ की स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जिस पर कहते हैं कि मैथिली का प्रभाव दिखता है। जी, और अगर ओरांव जनजाति की बात करें तो ये रोहतास और उसके आसपास के इलाकों के अलावा एक और दिलचस्प जगह पर मिलते हैं, बिहार की राजधानी पटना में। वहां भी इनकी अच्छी संख्या है। पटना में? ये तो काफी अलग बात है। खैर, अब संथाल जनजाति की बात करते हैं। मुझे लगता है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी सबसे खास बात शायद इनका निवास स्थान है। ये दक्षिणी बिहार की बजाय पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा जैसे मिथिला क्षेत्र के जिलों में मुख्य रूप से रहते हैं। बिल्कुल सही। संथाल एक बहुत बड़ा अपवाद है इस पैटर्न में। इनकी भाषा संथाली है और इनके जो पूज्य देवता हैं वो हैं सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जी। और इनकी जीवन शैली में कृषि और खाना बदोश दोनों ही पहलू शामिल हैं। इसी वजह से मिथिला क्षेत्र के जो लोग हैं उनका संपर्क अक्सर इन्हीं से होता है। ठीक है, अगली जनजाति है खैरवार। ये मुख्य रूप से रोहतास जिले में पाई जाती है और इनकी भाषा मुंगरी है। फिर आती है गोरायत जनजाति, जो गया और भोजपुर जैसे दक्षिणी जिलों में निवास करती है। और ये बहुत दिलचस्प है कि गया में ये मगही भाषा का प्रयोग करते हैं और भोजपुर में भोजपुरी का। मतलब ये स्थानीय भाषा में काफी घुल मिल गए हैं। हाँ। चेरो जनजाति का भी विस्तार दक्षिणी जिलों में ही है, जैसे गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार स्थानीय भाषाएं ही बोलते हैं। जी। और फिर कोरा जनजाति, ये आपको जमुई, कटिहार और मुंगेर में मिलेगी। इनकी भाषा भी मुंडारी है, लेकिन उसमें मैथिली के कुछ अंश मिलते हैं। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण जनजाति है कोरवा। ये रोहतास, मुंगेर से लेकर कटिहार और पूर्णिया तक मतलब काफी बड़े इलाके में फैले हुए हैं। और इनकी सामाजिक संरचना में एकल परिवार और स्वजातीय विवाह यानी अपनी ही जाति में विवाह की परंपरा है। हाँ, और कोरवा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो झूम कृषि और शिकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। झूम कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बिल्कुल।
और इसी वजह से ये खानाबदोश जीवन जीते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते अच्छा, तो ये टिक कर नहीं रहते? हैं। नहीं अंत में मुंडा जनजाति, ये मुख्य रूप से बक्सर और रोहतास में पाए जाते हैं। जी, और इनकी भाषा भी मुंडारी है और संथालों की तरह इनके भी सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा ही है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की जनसंख्या। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आंकड़े हमें बिहार के समाज की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। और हम जो भी आंकड़े देखेंगे वो मुख्य रूप से 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। अब सवाल उठता है कि 2011 ही क्यों? इसकी सीधी सी वजह है कि 2021 की जनगणना कोरोना और कुछ तकनीकी कारणों से हो नहीं पाई। अच्छा, तो इसीलिए आज भी सभी सरकारी योजनाएं और नीतियां 2011 के डेटा पर ही बनती हैं। तो यही हमारा बेसलाइन है। हाँ बिल्कुल, और ये भी अनुमान है कि जब 2026 में नए आंकड़े आएंगे तो भारत की आबादी 150 करोड़ के पार और बिहार की आबादी शायद 15 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो चलिए 2011 के आधार पर बिहार की स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले कुछ बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2011 में जब भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी, तब बिहार की आबादी 10 करोड़ 40 लाख के आसपास थी। इसका मतलब है कि देश की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा बिहार में रहता है। और इस लिहाज से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। अगर पुरुष और महिला जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 52.14% पुरुष और 47.86% महिलाएं हैं। हाँ, जो लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर ही है। लेकिन एक आंकड़ा है जो बहुत अलग है, वो है शहरीकरण का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिहार की केवल 11.29% आबादी शहरों में रहती है, जबकि राष्ट्रीय औसत तो 30% से ऊपर है ना? हाँ, 31.16% है। ये बिहार में शहरीकरण की धीमी रफ्तार को साफ दिखाता है। मतलब बिहार की लगभग 89% आबादी आज भी गांव में रहती है। बिल्कुल, इसलिए बिहार को गांवों का राज्य कहना गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। 2001 से 2011 के बीच, मतलब 10 सालों में बिहार की जनसंख्या में 25.42% की दशकीय वृद्धि हुई। ये राष्ट्रीय औसत जो 17.64% था से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा मेरे हिसाब से जनसंख्या घनत्व का है। वो क्या है? बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। 1106 जी, जबकि भारत का औसत सिर्फ 382 है। सिर्फ 382? तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना? इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? मतलब हर चीज पर जबरदस्त दबाव। हाँ, जमीन, पानी, स्कूल, अस्पताल, नौकरियां, हर चीज पर। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बिहार में ये आंकड़ा 918 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 है। तो यहाँ भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। हाँ, और इस मामले में बिहार देश में 25वें स्थान पर है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर में बिहार 61.8% के साथ देश में सबसे निचले पायदान पर था, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% था। ये 2011 की बात है। हाँ, 2011 की। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के नए आंकड़ों में बिहार की साक्षरता दर 83% से 85% तक पहुंच सकती है। अरे वाह जी, जो पिछले सालों में हुए बेहतर काम को दर्शाता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए अब जिलों के हिसाब से देखते हैं, कौन आगे है कौन पीछे। जरूर। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, जो स्वाभाविक है, और सबसे कम शेखपुरा। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ऊपर कौन है? शिवहर। हाँ, शिवहर, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 लोग रहते हैं। 1880? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। वहीं सबसे कम घनत्व कैमूर में है, जो 488 है, क्योंकि वहाँ जंगल और पहाड़ी इलाका ज्यादा है। और साक्षरता में रोहतास जिला 73.37% के साथ सबसे आगे है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम। और सबसे पीछे? वहीं पूर्णिया 51.08% के साथ सबसे पीछे है। और एक और बात, पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में रोहतास सबसे आगे और पूर्णिया सबसे पीछे है। अच्छा, अब लिंगानुपात की बात करते हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? इसमें गोपालगंज सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जहां 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। 1000 से ज्यादा? ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है। जी, लेकिन मुंगेर में ये आंकड़ा सिर्फ 876 है, जो काफी कम है। तो बिहार के अंदर ही कितनी विविधता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा सामाजिक संरचना को समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का हिस्सा कितना था? एससी का हिस्सा 15.9% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का हिस्सा 1.3% था। और इनकी आबादी किसी खास जिले में ज्यादा है क्या? हाँ, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी गया जिले में है और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिम चंपारण में है। ठीक है। अगर धर्म के आधार पर देखें तो 2011 में क्या स्थिति थी? धर्म के आधार पर जनसंख्या के क्रम में सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख,
बौद्ध और फिर जैन हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है ना। हाँ, यहाँ एक विरोधाभास है। जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का उद्गम स्थल एक तरह से बिहार है, फिर भी इनकी आबादी यहाँ ईसाइयों से भी कम है। ये तो सोचने वाली बात है। और साक्षरता में देखें तो जैन धर्म 93.3% सबसे आगे है, जबकि जनसंख्या में सबसे ज्यादा होने के बावजूद हिंदू और मुस्लिम साक्षरता में मतलब ओवरऑल पीछे हैं। अब सबसे नए आंकड़ों पर आते हैं जो 2023 के बिहार जातिगत सर्वे से मिले हैं। इसने तो काफी हलचल मचाई थी। हाँ, इसने बिहार की सामाजिक संरचना की एक नई तस्वीर पेश की है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है सर्वे का? इसके अनुसार राज्य की सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की है, जो 36% है। 36%? जी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी बीसी 27.12% है। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो ये बिहार की कुल आबादी का 63% से ज्यादा हो जाता है। 63%? हाँ। इस सर्वे में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत क्या रहा? 7 सबसे आगे हैं। इसके बाद रविदास 5.22%, कोयरी 4.21%, ब्राह्मण 3.65% और फिर राजपूत 3.45% आते हैं। इस सर्वे में धर्म के आधार पर भी आंकड़े जारी हुए हैं, है ना? हाँ, 2023 के सर्वे के अनुसार बिहार में हिंदू आबादी 81.99% है और मुस्लिम आबादी 17.7% है। तो ये थे बिहार की जनसंख्या के कुछ अहम आंकड़े। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। बिहार में परिवहन एवं संचार व्यवस्था। जी। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है क्योंकि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की जो नसें होती हैं वो यही होती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसका अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, वहां से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम 2020-21 के आंकड़ों को देखें तो बिहार के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन मतलब GSVA में परिवहन और संचार का हिस्सा लगभग 11% का है। 11%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प है इसकी वृद्धि दर। वही मैं पूछने वाला था। मैंने देखा कि पथ परिवहन क्षेत्र में मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में पिछले 10 सालों में 17% की बढ़ोतरी हुई है। जी, और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। देश में सर्वाधिक। और वायु परिवहन में तो आंकड़ा और भी बड़ा है, 24%। ये भी देश में सबसे ज्यादा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बिहार में कनेक्टिविटी को लेकर कितनी तेजी से काम हो रहा है। और इसी को और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को एक विशेष पैकेज भी मिला है। हाँ, वो 59,000 करोड़ वाला। जी, 59,000 करोड़ रुपए का, जिसका मुख्य जोर इसी आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर है। तो चलिए सबसे बुनियादी कड़ी से शुरू करते हैं, सड़क परिवहन। जी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना तो काफी पहले हो गई थी, 1959 में। हाँ, स्थापना पुरानी है, लेकिन असल रफ्तार हाल के वर्षों में आई है। आज की तारीख में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2.91 लाख किलोमीटर है। 2.91 लाख किलोमीटर। भारत में ये कौन सा स्थान है? इस हिसाब से बिहार भारत में 8वें स्थान पर है। लेकिन लंबाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है सड़क घनत्व का, रोड डेंसिटी। जी। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़क है। जी। और इस मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। पहले पर केरल और दूसरे पर पश्चिम बंगाल। ये तो बहुत अच्छा है। और ये तो कुल सड़कों की बात हुई। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH का क्या हाल है? NH के घनत्व में भी बिहार तीसरे नंबर पर है। यहाँ प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 58 किलोमीटर NH है। और कुल लंबाई? NH की कुल लंबाई है 5947 किलोमीटर। अच्छा, और अगर जिलों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा NH की लंबाई कहाँ है? सबसे ज्यादा लंबाई है पटना में, फिर मधुबनी और उसके बाद मुजफ्फरपुर। पटना राजधानी है तो समझ आता है। मुजफ्फरपुर भी एक बड़ा जंक्शन है, लेकिन मधुबनी का नाम थोड़ा चौंकाता है। दरअसल मधुबनी की लोकेशन बहुत रणनीतिक है। ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसा बड़ा हाईवे भी यहीं से गुजरता है, इसलिए वहाँ NH का नेटवर्क मजबूत है। अच्छा, ये कारण है। और सबसे कम लंबाई वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम लंबाई है शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय में। इसका एक बड़ा कारण इन जिलों का छोटा आकार भी है। जाहिर है, शिवहर तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। अब आते हैं स्टेट हाईवेज पर। स्टेट हाईवेज की कुल लंबाई है 3714 किलोमीटर और इसमें सबसे ज्यादा लंबाई वाले जिले हैं पटना, गया और दरभंगा। पटना, गया, दरभंगा, ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक, धार्मिक, पर्यटन और उत्तर बिहार का केंद्र। वैसे बिहार का सबसे लंबा NH कौन सा है? सबसे लंबा है NH 27 EW। ये वही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है NH 727 से। ये सिर्फ 4.5 किलोमीटर लंबा है। सिर्फ 4.5 किलोमीटर? ये तो किसी शहर की एक सड़क जितनी लंबाई हुई। हाँ, कई बार ऐसे छोटे NH किसी बड़े हाईवे को किसी जरूरी पॉइंट से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ये तो हुई मौजूदा सड़कों की बात। अब भविष्य की ओर देखते हैं, मतलब एक्सप्रेसवे। इसमें क्या हो रहा है? बिहार में कई एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं जो भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। रक्सौल हल्दिया, ये कहां से कहां तक जाएगा? इसकी कुल लंबाई लगभग 719 किलोमीटर होगी। ये पूर्वी चंपारण से शुरू होकर बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका होते हुए सीधा पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक जाएगा। मतलब बिहार की सीधी कनेक्टिविटी बंदरगाह से। जी, एक तरह से बिहार को समुद्र से जोड़ने वाला रास्ता।
दूसरा बड़ा एक्सप्रेसवे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये भी बिहार से होकर गुजरेगा? हाँ, इसकी लंबाई करीब 521 किलोमीटर है। ये गोरखपुर से चलकर बिहार में पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। और हाल के बजट में भी तो 3 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है। हाँ, 26,000 करोड़ की लागत से 3 नए एक्सप्रेसवे। इसमें पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो 200 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया रास्ता? जी बिल्कुल नया। ये पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा होते हुए पूर्णिया को जोड़ेगा। और बाकी दो? दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जो बिहार के पश्चिमी और पूर्वी छोर को जोड़ेगा। और तीसरा है वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे। वैशाली बोधगया, ये तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ेगा? हाँ, ये बोधगया से शुरू होकर राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक जाएगा। एक तरह से ये बिहार के अंदर ही एक पूरा नेटवर्क बना देंगे। चलिए सड़कों से अब पटरियों पर आते हैं। रेल परिवहन। अरे वाह, बिहार में तो इसकी शुरुआत 1860 में ही हो गई थी। जी, काफी पुराना नेटवर्क है। और सबसे खास बात यह है कि बिहार में एक पूरा रेलवे जोन है, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल भी बिहार में ही है। आप नेहरू सेतु की बात कर रहे हैं? जी, डेहरी ऑन सोन पर सोन नदी के ऊपर। जी, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। हाँ, और ये दशकों तक मुख्य लाइन का हिस्सा रहा है। वैसे अब तो मुंगेर में भी एक बहुत लंबा रेल सह सड़क पुल बन गया है। अच्छा? जी, 2022 में गंगा नदी पर। ये लगभग 14.5 किलोमीटर लंबा है। इस पर ट्रेन और गाड़ियां दोनों चलती हैं। 14.5 किलोमीटर? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो काफी समय बचता होगा। बहुत ज्यादा। ये गंगा पर बिहार का तीसरा ऐसा रेल कम रोड ब्रिज है। चलिए अब शहरों के अंदर आते हैं। पटना मेट्रो का क्या स्टेटस है? पटना मेट्रो का शिलान्यास 2019 में हुआ था। कुल लंबाई लगभग 32 किलोमीटर की है। काम चल रहा है, हालांकि लक्ष्य से थोड़ा पीछे है। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य सितंबर 2024 था, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है। पर अच्छी खबर यह है कि ये सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहने वाला। मतलब दूसरे शहरों में भी मेट्रो आएगी? हाँ, बिहार कैबिनेट ने पटना के अलावा दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी मेट्रो की मंजूरी दे दी है। वाह, ये तो भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। जी बिल्कुल। अब जमीन से आसमान की ओर चलते हैं। वायु परिवहन, जहां 24% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हाँ, बिहार में अभी देखें तो 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 घरेलू और 2 रक्षा उद्देश्य के लिए हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और दूसरा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया तो बौद्ध सर्किट की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दुनिया भर से, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया से सीधी उड़ानें आती हैं। और दरभंगा वाला एयरपोर्ट, विद्यापति हवाई अड्डा? वो तकनीकी रूप से भारतीय वायुसेना के अधीन है, मतलब रक्षा हवाई अड्डा है, लेकिन वहां से व्यावसायिक उड़ानें बहुत सफल रही हैं। सुना है रनवे के हिसाब से वो बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जी, उसका रनवे काफी लंबा और मजबूत है। इसी तरह पूर्णिया का चूनापुर हवाई अड्डा भी वायुसेना का ही है। तो जमीन, पटरी, आसमान हो गया, अब पानी बचा है। जल परिवहन। बिहार नदियों का राज्य है, तो यहाँ जल परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, वो बिहार में गंगा नदी से होकर ही गुजरता है। तो क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, अब इस पर जोर दिया जा रहा है। पटना में एक स्थायी टर्मिनल बनाया गया है और भागलपुर में एक फ्लोटिंग टर्मिनल भी बनाया गया है। इससे तो माल ढुलाई काफी सस्ती हो जाएगी। सबसे सस्ती और पर्यावरण के लिए भी सबसे अच्छी। बहुत बढ़िया। अब अंत में संचार व्यवस्था पर एक नजर डाल लेते हैं। जी, बिहार में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना तो आजादी के ठीक बाद 1948 में पटना में हो गई थी। और दूरदर्शन? पहला दूरदर्शन केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। लेकिन मुझे डाकघरों का आंकड़ा सबसे दिलचस्प लगा। हाँ, मार्च 2017 तक बिहार में कुल 90,084 डाकघर थे और इसमें से 95% ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 95%? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। जी, और ये दिखाता है कि आज भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में डाकघरों की क्या भूमिका है। मतलब ये सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं करते होंगे? बिल्कुल नहीं। आज गांव का डाकघर एक बैंकिंग पॉइंट है, सरकारी योजनाओं का पेमेंट सेंटर है और ई-कॉमर्स का डिलीवरी हब भी है। तो एक तरह से उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम कर रहा है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार के प्रमुख थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बिहार में ऊर्जा की क्षमता को समझने के लिए भी जरूरी है। इन थर्मल पावर स्टेशनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम किन किन प्रोजेक्ट्स पर बात करने वाले हैं? देखिए, हम संक्षेप में कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे, उनके स्थान, उनकी क्षमता और कुछ ऐसे खास तथ्य जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हम बरौनी से शुरू करेंगे, फिर मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कहलगांव और पटना के संयंत्रों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की। जी। ये बेगूसराय जिले में है। जी, बेगूसराय में। और ये बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र भी है। दूसरा सबसे बड़ा? अच्छा, और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि इसमें कुल 7 इकाइयां हैं, 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स? हाँ, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 इकाइयों से ही उत्पादन हो रहा है।
बाकी 5 पर अभी काम चल रहा है, वो पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि भविष्य में इसकी क्षमता और बढ़ सकती है अगर वो यूनिट्स वापस चालू हो गई तो। बिल्कुल। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी, और वो भी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। ओह, तो इसमें रशियन सहयोग था। जी। और चूंकि ये स्टेशन उत्तर बिहार में पड़ता है, तो यहाँ से जो बिजली बनती है उसकी सप्लाई मुख्य रूप से उत्तर बिहार के क्षेत्रों में ही की जाती है। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, तो बरौनी के बाद अब मुजफ्फरपुर चलते हैं। वहाँ कांति विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। मैंने सुना है इसका एक नया नाम भी रखा गया है ना? जी बिल्कुल सही। इसका नया नाम देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन रखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, और ये जो प्रोजेक्ट है ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब एनटीपीसी और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। यानी एक संयुक्त उपक्रम। सही। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? बरौनी से कम या ज्यादा? बरौनी से कम है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। 390 मेगावाट। जी। यहाँ 110 मेगावाट की 2 यूनिट से साल 2014 में उत्पादन शुरू किया जा चुका है। ठीक है, अब औरंगाबाद की बात करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि औरंगाबाद जिला इस मामले में खास है। हाँ, बहुत खास है, क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सही कहा आपने। पहला है नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन। नवीनगर ये भी एनटीपीसी, बीएसईबी और राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट है। 1980, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे भविष्य में 3300 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। 3300 मेगावाट। हाँ। तो औरंगाबाद में ये पहला हुआ, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है औरंगाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ओके। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने 2009 में मंजूरी दी थी और इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। 1320 मेगावाट। जी। तो औरंगाबाद में नवीनगर और औरंगाबाद टीपीपी, ये 2 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जी। ये बिहार का पावर हब बनता जा रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कहलगांव की, जो भागलपुर में है। यहाँ भी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखने को मिलता है। हाँ, आपका अंदाजा सही है। कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना भी रूस के सहयोग से की गई थी। तो बरौनी के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है रूस के सहयोग से। जी। इसकी स्थापना 1985 में हुई और उत्पादन 1992 में शुरू हुआ। ये एनटीपीसी के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी क्षमता तो काफी ज्यादा लगती है आंकड़ों में। बिल्कुल। इसकी उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट है। 2340। जी, जो इसे बिहार के सबसे प्रमुख बिजली संयंत्रों में से एक बनाती है। ये बहुत बड़ा प्लांट है। समझ गया। और आखिर में राजधानी पटना की बात करते हैं। वहां स्थित पटना ताप संयंत्र। हाँ, जिसे बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। इस संयंत्र की पहली इकाई से उत्पादन 15 नवंबर 2014 को शुरू हुआ था। अच्छा। इसकी 660 मेगावाट उत्पादन क्षमता में से 440 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती है। ओह, तो पूरी बिजली बिहार को नहीं मिलती? नहीं, ये केंद्रीय पूल का हिस्सा होता है, तो राज्यों में हिस्सेदारी तय होती है। ठीक है। और इसकी दूसरी इकाई के बारे में क्या? दूसरी इकाई से उत्पादन 2015 में शुरू हुआ और उससे बिहार को 429 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होती है। समझ गया। अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की प्रमुख नदियां। देखिए, बिहार की नदियों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल। एक वो जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी वो जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। हाँ, और इन दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हिमालय से निकलने वाली नदियां वो सदाबहार होती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, है ना? बिल्कुल। और यही नदियां उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण भी बनती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भी लाती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। हाँ, वो मौसमी होती हैं, मतलब पूरी तरह से मानसून पर निर्भर। जी। इसीलिए गर्मी के मौसम में वो अक्सर सूख जाती हैं और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुख्य नदी गंगा की ही बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में ये 445 किलोमीटर तक बहती है। और गंगा नदी बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये बक्सर के पास राज्य में प्रवेश करती है और कटिहार के पास से पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ये तो काफी लंबा रास्ता है। हाँ, और ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिले? जी। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, पूरी एक लिस्ट है। सही। और गंगा का उद्गम स्थल तो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद का गोमुख है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब देखते हैं घाघरा नदी, जिसे सरयू भी कहा जाता है। बिहार में इसकी लंबाई लगभग 83 किलोमीटर है। काफी कम है दूसरी नदियों के मुकाबले। हाँ, और इसका उद्गम नेपाल में गुरला मंधाता से होता है और ये छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बाद गंडक नदी का स्थान आता है। गंडक नदी। जी। बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। ठीक है। ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और हाजीपुर मतलब वैशाली में गंगा नदी से संगम करती है। अगली नदी है बूढ़ी गंडक। ये नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये पूरी तरह से बिहार में ही बहती है, ये इसकी खासियत है। अच्छा, बिहार में ही शुरू होकर बिहार में ही खत्म? बिल्कुल। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और मुंगेर के पास गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद आती है बागमती नदी। बिहार में इसकी लंबाई है 394 किलोमीटर। इसका उद्गम भी नेपाल की महाभारत श्रेणी से होता है।
और फिर आती है कोसी नदी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जी, बिहार का शोक। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता बदल लेती है? हाँ, रातों रात अपना मार्ग बदलकर मिथिला क्षेत्र में भयानक तबाही लाती है हर साल। अच्छा, इसीलिए इसे शोक कहते हैं। जी। कोसी की बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है और ये नेपाल में सप्तकौशिकी से निकलती है और कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। सही। और अंत में उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। सबसे पूर्व में? हाँ, इसकी बिहार में लंबाई 360 किलोमीटर है और ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? ये मनिहारी, जो कटिहार में है, उसके पास गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब बात करते हैं उन नदियों की जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, ये नदियां मौसमी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आती है? सबसे पहले है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा। इसका उद्गम स्थल कैमूर में है और ये भी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी आती है। ये काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, सोन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी से होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, ये अक्सर पूछा जाता है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी दानापुर और मनेर के बीच गंगा में मिलती है और ये दक्षिण बिहार की एक, कह सकते हैं, प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है। अगली नदी है पुनपुन। पुनपुन। ये झारखंड के पलामू में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फतुहा के पास गंगा में इसका संगम होता है। सही। और फिर है फल्गु नदी। फल्गु का तो सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये नदी गया शहर से होकर गुजरती है और पितृपक्ष में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भी इसी नदी के तट पर है। बिल्कुल। ये निकलती कहाँ से है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग, जो झारखंड में है, उसके पास उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। और दिलचस्प बात यह है कि इस नदी में ज्यादातर समय पानी रहता ही नहीं है। सतह पर नहीं रहता। हाँ, सतह पर। सतह के नीचे कुछ मीटर खोदने पर पानी मिलता है। बिल्कुल, अंता सलीला कहते हैं इसे। सही। तो अब जब हमने नदियों को देख लिया है तो बिहार के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरह का है, जालीनुमा और वृक्षाकार। और इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। बेसिन। जी। और हर बेसिन कुछ खास जिलों को प्रभावित करता है। जैसे कोसी बेसिन की बात करें, हाँ, तो उसका प्रभाव मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा के इलाकों में। अच्छा, तो ये वो इलाके हैं जहाँ कोसी की बाढ़ का सबसे ज्यादा असर होता होगा। बिल्कुल। उसी तरह गंडक बेसिन में गोपालगंज, सिवान, सारण और दोनों चंपारण जिले आते हैं। ठीक है। सोन बेसिन की बात करें तो वो बक्सर और आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। और एक और है चंदन बेसिन। चंदन बेसिन? जी, ये जमुई, मुंगेर और बांका के कुछ हिस्सों में फैला है। तो जिलों के हिसाब से इन बेसिन को याद रखना महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। अब अगला टॉपिक देखते हैं बिहार में अफगान शासन और जो मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिहार में नुहानियों की शक्ति मतलब वो खत्म हो रही थी और ठीक उसी समय एक नई ताकत उभर रही थी, शेरशाह सूरी की। बिल्कुल। और शेरशाह सूरी को समझने के लिए उसके शुरुआती जीवन को जानना बहुत जरूरी है। उसका असली नाम तो फरीद खान था। जन्म हुआ 1472 में और उसके पिता हसन खान जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। अच्छा, पर उसे ये शेर खान की उपाधि कैसे मिली? ये किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, तो हुआ ये कि वो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी कर रहा था और वहीं उसने एक शेर को मार दिया था। अकेले? जी। तो इसी बहादुरी पर लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब लोहानी की मृत्यु हो गई तो शेर खान ने उसकी विधवा बेगम से शादी कर ली। अच्छा, तो ये एक सियासी दांव था। बिल्कुल। और इसी शादी से वो सीधा दक्षिण बिहार का सूबेदार बन गया। यहीं से उसका असली उदय शुरू हुआ। शेर शाह का जीवन मतलब युद्ध ही युद्ध। चलिए उसके कुछ महत्वपूर्ण युद्धों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं 1528 के चंदेरी के युद्ध से। इसमें एक दिलचस्प बात है। क्या? कि इसमें शेरशाह ने बाबर की तरफ से मतलब मुगलों की सेना में लड़ाई की थी। लेकिन अगले ही साल 1529 में घाघरा के युद्ध में वो पाला बदल लेता है ना? सही कहा आपने। घाघरा के युद्ध में वो महमूद लोदी की तरफ से बाबर के खिलाफ लड़ा। हालांकि इस युद्ध में महमूद लोदी हार गया। और देखिए, इसी साल 1529 में शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी हराया और हजरत आला की उपाधि धारण की। ये उपाधि अक्सर पूछी जाती है। हजरत आला। और अब आते हैं उन दो युद्धों पर जिन्होंने तो मतलब इतिहास ही बदल दिया, चौसा और कन्नौज। जी। 1539 में बक्सर के पास हुआ चौसा का युद्ध। इसमें शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हराया और इसी जीत के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। हाँ, जो कि बादशाहत का ऐलान था। और फिर ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। इस युद्ध में तो शेर शाह ने हुमायूं पर एक निर्णायक जीत हासिल की और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं से बिहार में अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। एक और युद्ध का जिक्र मिलता है जहां शेर शाह ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी। हाँ, 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध के दौरान राजपूत सरदार थे जैता और कुप्पा।
उन्होंने उसे इतनी कड़ी टक्कर दी। कि वो लगभग हार ही गया था। बिल्कुल। और तब शेरशाह ने कहा था, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। कमाल है। और उसका अंत भी एक सैन्य अभियान के दौरान ही हुआ। जी, 1545 में कालिंजर अभियान उसका आखिरी अभियान था। यहाँ एक तोप का गोला फटने से आग लग गई और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसका मकबरा तो सासाराम रोहतास में है, बहुत ही शानदार है। जी शेरशाह को उसकी जीतों से भी ज्यादा उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। जी। उसे अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को देख लेते हैं जिनसे सीधे सवाल बनते हैं। हाँ बताइए। तो एक था दीवाने विजारत यानी वजीर। ये राजस्व और वित्त का काम देखता था। मतलब आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह। एक तरह से, हाँ। फिर दीवाने आरिज, ये सैन्य प्रभारी या सेनापति था। डिफेंस मिनिस्टर। जी। दीवाने रिसालत विदेश मंत्री था। और दीवाने इंशा संचार मंत्री, जो शाही आदेश वगैरह जारी करता था। और जासूसी के लिए? उसके लिए बरीद होते थे, यानी गुप्तचर अधिकारी। अच्छा, तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से कैसे विभाजित किया था? देखिए, पूरा साम्राज्य 47 इकाइयों में बटा था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। सरकार आज के जिलों की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। हर सरकार को फिर परगना में विभाजित किया गया। परगना के जो मुख्य अधिकारी थे वो थे शिकदार, जो एक सेना अधिकारी था, आमिल, जो भू राजस्व देखता था, फोतेदार यानी कोषाध्यक्ष, और कारकून मतलब लेखपाल। और सबसे छोटी इकाई? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा यानी गांव थी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को बहुत उन्नत माना जाता है। हाँ, इसमें कुछ बहुत ही मुख्य बिंदु हैं। पहला तो ये कि भूमि मापने की इकाई गजे सिकंदरी थी। ठीक है। फिर कृषि योग्य भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया था, उपयुक्त, मध्यम और अनुपयुक्त, ताकि टैक्स सही तरीके से लगाया जा सके। बिल्कुल। और राज्य का हिस्सा औसत उत्पादन का 1/3 होता था, जिसे किसान नकद या फसल किसी भी रूप में चुका सकता था। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत भी तो इसी के समय हुई थी। जी, पट्टा सरकार की तरफ से किसान को दिया जाता था और कबूलियत पर किसान दस्तखत करके उन शर्तों को मानता था। और मुद्रा सुधार सिक्कों के बारे में क्या? उसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम शुरू किया, और ये इतने शुद्ध थे कि ये रुपया 1835 तक प्रचलन में रहा। अरे वाह, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद भी? जी। शेरशाह के सड़क निर्माण के कामों का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। सबसे प्रसिद्ध सड़क तो सड़क आजम है, जिसे प्राचीन भारत में उत्तरापथ कहते थे। और बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा गया। सही। ये सोनार गांव मतलब बंगाल से पेशावर तक जाती थी, और उसने यात्रियों के ठहरने के लिए कई सराय भी बनवाए थे। हाँ, जिन्हें साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। बिल्कुल। उसकी समकालीन कोई प्रसिद्ध कवि भी थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, वो शेरशाह के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। अच्छा, लेकिन शेरशाह के बाद सूर साम्राज्य का क्या हुआ? वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? उसका बेटा था इस्लाम शाह। वो एक कमजोर शासक साबित हुआ, और उसके बाद के शासक तो और भी ज्यादा कमजोर थे। आदिल शाह सूर का एक सेनापति था, हेमू। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें हेमू मुगलों से हार गया, और इसी के साथ सूर वंश शांत हो गया। तो अब बिहार के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंशों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मिथिला का कर्नाट वंश। हाँ, कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव, और राजधानी थी सिमरावगढ़। इस वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे हरिश सिंह देव। उन्होंने ही मिथिला में पंजी प्रबंध का विकास किया था ना, वंशावली रिकॉर्ड रखने का सिस्टम। जी बिल्कुल। लेकिन 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और इस वंश का अंत हो गया। चेरो राजवंश के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ये 12वीं शताब्दी में शाहाबाद, सारण, चंपारण, इन क्षेत्रों में उभरा एक जनजातीय राजवंश था, और इन्होंने मुगलों के खिलाफ शेरशाह की मदद भी की थी। अच्छा, और उज्जैनिया वंश? ये राजपूतों का वंश था, जो भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में सक्रिय था। इसके संस्थापक थे संतन सिंह। और 1857 की क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह, वो इसी वंश से संबंधित थे। इलब सही। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर आते हैं वेनवार वंश और दरभंगा राजवंश पर। इनके प्रमुख बिंदु क्या हैं? वेनवार वंश के एक शासक थे शिव सिंह। उनके दरबार में प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति थे, जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की। जी। और दरभंगा राजवंश की स्थापना महेश ठाकुर ने की थी, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने मिथिला का राज्य दिया था। तो इन सभी राजवंशों के उदय के पीछे कहीं न कहीं तुर्कों के आक्रमण की भी एक भूमिका रही होगी। हाँ बिल्कुल। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ, और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। ओसी ने 1198 में उदंतपुरी पर विजय प्राप्त की और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। हाँ, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। दिल्ली सल्तनत का बिहार पर क्या प्रभाव रहा? इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था, लेकिन तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली का वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर ही रख दिया था। हाँ, और दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लेकिन एक और बात है, फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिरों को अनुदान भी दिया था। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में मुगल शासन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बाबर से, जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। हाँ, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। बिल्कुल। और इस लड़ाई की सबसे खास बात थी बाबर की युद्ध नीति।
उसने 2 नई चीजें इस्तेमाल की जो भारत में पहले नहीं देखी गई थी। अच्छा, जैसे कि पहली थी तुलुगमा नीति, मतलब दुश्मन की सेना को किनारों से और पीछे से घेर कर अचानक हमला करना, एक तरह का जाल बिछाना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी उससे भी ज्यादा असरदार थी उस्मानी विधि। उस्मानी विधि? वो क्या थी? इसमें वो तोपों के आगे बैलगाड़ियों की एक लाइन खड़ी कर देते थे और फिर जब अचानक से तोपें चलती थीं तो उनकी भयानक आवाज से दुश्मन के हाथी घोड़े बिदक जाते होंगे। एकदम अपनी ही सेना को कुचलने लगते थे। इब्राहिम लोधी की इतनी बड़ी सेना में इसी से भगदड़ मच गई थी। कमाल है, मतलब सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का भी पूरा खेल था। पानीपत के बाद भी तो बाबर को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। हाँ, सत्ता को मजबूत करना था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के खिलाफ, फिर 1528 में चंदेरी का। लेकिन बिहार के लिहाज से सबसे जरूरी लड़ाई थी 1529 की, घाघरा का युद्ध। ये क्यों खास थी? क्योंकि ये लड़ाई सरयू नदी के किनारे हुई और इसमें बाबर ने अफगानों को हराया। इसी जीत के बाद बिहार पर मुगलों का मतलब एक तरह से सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ और जलाल खान को वहां का प्रशासक बना दिया गया। सही। और एक और दिलचस्प बात, ये शायद मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जमीन और पानी दोनों पर एक साथ लड़ा गया। अच्छा, खैर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मकथा तुजु के बाबरी जो तुर्की भाषा में है वो भी काफी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें उसने कृष्णदेव राय और राणा सांगा की तारीफ भी की है। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसके लिए बिहार का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा। अच्छा क्या? बहुत बुरा रहा। हुमायूं को बिहार में शेरशाह सूरी नाम के एक जबरदस्त अफगान सरदार से टक्कर लेनी पड़ी। चौसा का युद्ध 1539। हाँ, बक्सर के पास। इसमें हुमायूं की इतनी बुरी हार हुई कि उसे अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा में कूदना पड़ा था। और इसके ठीक अगले साल एक और लड़ाई हुई जिसने तो सब कुछ ही बदल दिया। कन्नौज की लड़ाई 1540 में। इस लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को ऐसी हार दी कि उसे हिंदुस्तान छोड़कर ही भागना पड़ा। तो फिर बिहार वापस मुगलों के पास कैसे आया? ये हुआ अकबर के समय में। हुमायूं लौटा तो था पर ज्यादा दिन जी नहीं पाया। असली काम अकबर ने किया। अच्छा। 1576 में अकबर के सेनापतियों टोडरमल और मुजफ्फर खान ने बिहार के आखिरी अफगान शासक दाऊद खान करारानी को हरा दिया। और फिर 1580 में अकबर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने बिहार को औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का एक अलग सूबा मतलब एक प्रांत बना दिया। बिल्कुल, ये पहली बार हुआ था और मुनीम खां को इसका पहला गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय में तो राजा मानसिंह भी बिहार के सूबेदार रहे थे ना? हाँ, और वो सबसे शक्तिशाली सूबेदारों में से एक थे। उन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर के बाद जहांगीर के दौर में बिहार में क्या खास हुआ? जहांगीर ने लाल बेग, जिसे बाज बहादुर भी कहते थे, उसको सूबेदार बनाया। उसने दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय बनवाई थी। नूर सराय? ये नाम तो नूरजहां से जुड़ा लगता है। हाँ, कहते हैं कि ये सराय खास तौर पर नूरजहां के लिए ही बनवाई गई थी जब वो बंगाल से दिल्ली जा रही थी। और जहांगीर के समय में ही पहली बार कोई शहजादा बिहार का सूबेदार बना था। सही, राजकुमार परवेज 1621 में। ये एक बड़ी बात थी जो दिखाती है कि बिहार का महत्व बढ़ रहा था। इसी दौर में मनेर में बना मखदूम शाह दौलत का मकबरा भी मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। और शाहजहां के समय? शाहजहां के वक्त भी कई सूबेदार आए, जैसे शाइस्ता खान जो मुमताज महल का भाई था। एक और नाम आता है सैफ खान का, जिसने 1629 में पटना में एक मदरसा बनवाया था। बहुत जरूरी है। एक तो उसके सूबेदार दाऊद खां कुरैशी ने गया के पास दाऊदनगर शहर बसाया। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1702 में औरंगजेब ने अपने पोते शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। शहजादा अजीम, इनके नाम से पटना का भी कुछ जुड़ाव है शायद? हाँ बिल्कुल। शहजादा अजीम को पटना शहर इतना पसंद आया कि उसने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया। अच्छा, तो पटना का एक पुराना नाम अजीमाबाद भी था। हाँ, और उसने पटना का काफी पुनर्निर्माण भी करवाया। औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो गया, लेकिन एक और मुगल बादशाह हैं जिनका बिहार से अनोखा कनेक्शन है। आप फर्रुखशहर की बात कर रहे हैं? जी, वो पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में हुआ 1713 में। बिल्कुल। और ये घटना दिखाती है कि दिल्ली की पकड़ कितनी कमजोर हो रही थी और इसी कमजोर होती पकड़ ने एक नई ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए। यूरोपीय कंपनियां? एकदम सही, जो व्यापार करने आई थी। इनके आने का एक क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और आखिर में फ्रांसीसी। पुर्तगाली तो ज्यादातर बंगाल के हुगली से ही व्यापार करते थे ना? हाँ, वो नाव से पटना आते जाते थे, मसाले लाते और यहाँ से सूती कपड़ा ले जाते। उनका असर बहुत सीमित था। असली खेल तो डचों के आने से शुरू हुआ। हाँ, नीदरलैंड के डचों ने 1632 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। वो जगह आज भी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत के रूप में मौजूद है। अच्छा, और वो किस चीज का व्यापार करते थे? और सबसे जरूरी, शोरा। शोरा, ये नाम बार बार आता है, ये इतना खास क्यों था? शोरा मतलब सॉल्ट पीटर। ये बारूद बनाने का सबसे जरूरी कच्चा माल था। यूरोप में उस वक्त लड़ाइयां चल रही थीं और बारूद की मांग आसमान पर थी। तो जिसके पास बिहार का शोरा, उसके पास एक तरह से खजाना था। बिल्कुल। डचों का तो शोरे के व्यापार पर एक तरह से एकाधिकार था। छपरा में उनका कारखाना भी था।
लेकिन फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, अंग्रेजों ने वैसे तो 1620 में ही कोशिश की थी, पर उन्हें असली कामयाबी 1651 में मिली जब उन्होंने गुलजार बाग में फैक्ट्री खोली। जहां आज सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। सही। और फिर 1664 में जॉब चार्नॉक को पटना फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया। ये बड़ा दिलचस्प किरदार लगता है। दिलचस्प और अड़ियल भी। 1680 में जब सूबेदार शाइस्ता खान ने कंपनी के व्यापार पर 3.5% का टैक्स लगाया तो चार्नॉक को ये बात चुभ गई। और उसने क्या किया? उसने बदला लेने के लिए 1686 में हुगली शहर पर हमला करके उसे लूट लिया। बाप रे, मतलब ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे। नहीं, ये अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट लगा 1717 में। फर्रुखशेर का फरमान। हाँ, इस फरमान ने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार में बिना ज्यादा टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिए। ये उनके लिए मैग्ना कार्टा जैसा था। और डेनमार्क वाले भी आए थे, डिनिश आए थे। 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी में फैक्ट्री खोली, पर ज्यादा टिक नहीं पाए। जल्दी ही अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। तो ये सब व्यापार से शुरू हुआ, पर इसका अंत तो सत्ता पर जाकर हुआ। वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो मोड़ था बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई तो एक तरह की साजिश थी, पर असली सैन्य ताकत का प्रदर्शन बक्सर में हुआ, जो बिहार में ही है। हाँ, और इस लड़ाई में एक तरफ थी अंग्रेजों की छोटी सी सेना और दूसरी तरफ 3 बड़ी ताकतें, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। 3 बड़ी ताकतें एक साथ, फिर भी हार गई। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनके हथियार बेहतर थे और इन तीनों भारतीय शासकों में कोई तालमेल ही नहीं था। और इस हार के बाद हुई इलाहाबाद की संधि। बिल्कुल। और इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। मतलब अब कंपनी ही शासक बन गई। सही। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, इस इलाके की असली शासक थे। इस दौर से जुड़े कुछ और छोटे छोटे लेकिन जरूरी तथ्य हैं, जैसे पटना हत्याकांड। हाँ, बक्सर के युद्ध से ठीक पहले 1763 में मीर कासिम ने पटना में कैद लगभग 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी थी। और बिहार में अकाल भी पड़े थे। बहुत भयानक अकाल। 1770 और 1783 में लाखों लोग मारे गए। पटना का गोलघर इसी के बाद बनवाया गया था, अनाज को स्टोर करने के लिए। हाँ, हालांकि इसका उस काम के लिए कभी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और आखिर में एक ऐसा प्रशासनिक बदलाव जिसने आने वाली सदियों के लिए बिहार की किस्मत तय कर दी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। इसका मतलब क्या था आसान भाषा में? आसान भाषा में, अंग्रेजों ने जमींदारों के लिए सरकार को देने वाले लगान की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर इसका असर विनाशकारी हुआ। जमींदारों को किसानों से कितना भी लगान वसूलने की खुली छूट मिल गई, क्योंकि उन्हें तो सरकार को एक तय रकम ही देनी थी। इसने किसानों के ऊपर शोषण का ऐसा चक्र चलाया जो अगली 1.5 सदी तक बिहार के समाज को बर्बाद करता रहा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में प्रमुख किसान आंदोलन। बिहार हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। ब्रिटिश काल में तो यहाँ की 95% से ज्यादा भूमि पर खेती होती थी। बिल्कुल। लेकिन पारंपरिक खेती, जमींदारों का शोषण और ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक और राजस्व नीतियां थीं, हाँ, उन सब ने किसानों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। और शायद इन पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी असर पड़ा होगा। बहुत गहरा, जैसे 1917 की रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध। हाँ। इन सब का बहुत असर था। चलिए, तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन से शुरू करते हैं, चंपारण से। हाँ, बिहार के किसान आंदोलनों की बात हो और चंपारण का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और इसकी मुख्य वजह थी 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, इसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि किसानों को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये अनिवार्य था, चाहे उन्हें मुनाफा हो या नुकसान। उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक फसल की बात नहीं थी, ये तो आर्थिक शोषण का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। तो इस आंदोलन के मुख्य चेहरे कौन थे, मतलब जमीनी स्तर पर? स्थानीय स्तर पर तो प्रेरणा का स्रोत थे राजकुमार शुक्ल। अच्छा, वही जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार किया था। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन को जो राष्ट्रीय पहचान मिली वो महात्मा गांधी से ही मिली। और कहते हैं कि यही वो आंदोलन है जिसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। सही बात है। और बिहार उनकी कर्मभूमि कहलाया। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजहरुल हक जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। जी, सभी बड़े नेता। चंपारण के बाद 1919-20 में दरभंगा में भी एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, है ना? हाँ, दरभंगा राज के शोषण के खिलाफ। उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ऐसे स्थानीय आंदोलनों ने ही एक संगठित मंच की जरूरत को जन्म दिया होगा। बिल्कुल। और यहीं से 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता थे। इस किसान सभा के कुछ शुरुआती सम्मेलनों के बारे में बताइए जो महत्वपूर्ण रहे हों। देखिए, इसके 3 शुरुआती सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तो 1929 में सोनपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। ठीक है। दूसरा हुआ 1934 में गया में, उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की और उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी हिस्सा लिया था। सरहदी गांधी। जी। और तीसरा सम्मेलन
1935 में हाजीपुर में हुआ। इसमें क्या खास था? यहाँ स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पास किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब धीरे धीरे किसान आंदोलन का झुकाव वामपंथ की ओर होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बड़ा कारण था कांग्रेस नेतृत्व की उदासीनता। मतलब कांग्रेस जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। हाँ, और वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो किसानों को लगा कि वामपंथी नेता उनकी मांगों को ज्यादा आक्रामक तरीके से उठा रहे। और इसी दौर में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जैसे नेता उभरे। जी, और यदुनंदन शर्मा भी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? कोई आंदोलन? हाँ, बकाश्त आंदोलन। बकाश्त, ये क्या था? ये आंदोलन उन जमीनों की वापसी के लिए था जिन पर से किसानों को बेदखल कर दिया गया था। अच्छा। 1938 में कार्यानंद शर्मा ने बढ़ैया डाल में इसकी शुरुआत की। और राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। और ये बहुत तेजी से फैला, एक तरह से आग की तरह। इन बड़े आंदोलनों के अलावा एक और आंदोलन था चौकीदारी कर आंदोलन। हाँ, इसमें तो लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से ही मना कर दिया था। ये कहाँ सफल रहा? ये भागलपुर और सारण जैसे इलाकों में काफी सफल रहा। ये दिखाता है कि विरोध के तरीके कितने अलग अलग थे। बिल्कुल, और इन सभी आंदोलनों के पीछे कुछ असाधारण व्यक्तित्व थे। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, एक महान लेखक और पत्रकार जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव भी पेश किया था। जी, और उन्होंने हजारीबाग जेल में अम्बापाली जैसी रचना की। कमाल है। दूसरे थे राहुल सांकृत्यायन, उत्तर प्रदेश में जन्मे लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार का छपरा जिला रहा। वे बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद से गहरे प्रभावित थे। बहुत ज्यादा। उन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक और नाम है शीलभद्र याजी का। हाँ, शीलभद्र याजी। ये 1937 से 45 तक भारत के सबसे कम उम्र के विधायक रहे। उन्होंने हंसिया, हथौड़ा और लेबर टाइम्स जैसे पत्र पत्रिकाओं के जरिए किसानों की आवाज उठाई। सही कहा। और शाह मोहम्मद जुबैर, उनका क्या योगदान था? शाह मोहम्मद जुबैर एक बैरिस्टर थे। उन्होंने 1929 में ही एक किसान सभा नाम के संगठन की नींव रखी थी। लेकिन उनका तो जल्दी देहांत हो गया था। हाँ, नमक आंदोलन के दौरान 1930 में ही उनका देहांत हो गया। और इन सब में सबसे अग्रणी स्वामी सहजानंद सरस्वती। वे तो इन सब में सबसे अग्रणी थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे एक सन्यासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें किसान प्राण भी कहते थे। हाँ, मतलब किसानों का जीवन। 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उनका निधन हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन 9 सितंबर 1968 को हो गया था। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। जी, और ये कहानी शुरू होती है बिहार की अपनी ही बहुत समृद्ध विरासत से, जैसे नालंदा, विक्रमशिला। हाँ, लेकिन वो विरासत तो मध्यकाल में आक्रमणों की वजह से काफी धूमिल हो गई थी। बिल्कुल, स्थानीय शासकों से भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और फिर बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में नालंदा को नष्ट कर दिया। एक तरह से एक शून्य पैदा हो गया था। और फिर इसी शून्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा। उन्होंने शिक्षा के लिए प्रयास तो किए, पर उनका मकसद भारत को शिक्षित करना तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य बहुत साफ था। उन्हें अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा क्लर्क वर्ग चाहिए था। मतलब ऐसे लोग जो कम वेतन पर उनके लिए काम कर सकें। हाँ, और साथ ही वो पश्चिमी विचारों को फैलाकर अपनी हुकूमत को और मजबूत करना चाहते थे। एक वैचारिक गुलामी भी। और तकनीकी शिक्षा को तो उन्होंने बढ़ावा दिया ही नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। वो भारत को कच्चे माल का स्रोत और अपने तैयार माल का बाजार ही बनाए रखना चाहते थे। तो चलिए बिहार में शिक्षा के विकास के इस पूरे क्रम को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत शायद 1813 के चार्टर अधिनियम से कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अनुदान रखा गया। बस 1 लाख रुपए? जी, पूरे भारत के लिए। तो ये बस एक शुरुआत थी। असली मोड़ तो आया 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। मैकॉलेज मिनट, इसने तो सब कुछ बदल दिया है ना। बिल्कुल, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और यहीं से बिहार में जिला स्कूलों की स्थापना शुरू हुई। अच्छा, तो 1835 में पूर्णिया में पहला स्कूल खुला। हाँ, फिर 1838 में बिहार शरीफ में, 1840 में भागलपुर और फिर तो मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, चाईबासा, देवघर, पटना और आरा में भी एक पूरा नेटवर्क बन गया। जी, इसके बाद जो अगला बड़ा कदम था वो था 1854 का वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच। इसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसने एक व्यवस्थित ढांचा दिया। लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ और इसमें एक दिलचस्प बात थी। वो क्या थी? कि उच्च शिक्षा तो अंग्रेजी में हो, लेकिन स्कूली शिक्षा देशी भाषाओं में दी जाए, ताकि ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया था शायद। कागज पर तो दिया गया था। हाँ, और इसी दौर में बिहार में कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव पड़ी, जैसे 1863 में पटना कॉलेज। बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर था। और सिर्फ सरकारी नहीं, 1872 में इमदाद अली ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। अच्छा, फिर 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया। हाँ, उसका ध्यान ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर था। और इसी के बाद भागलपुर में 1887 में टीएनबी कॉलेज और 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। जी, और 1899 में हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज। ये वो दौर था जब स्थानीय लोग भी शिक्षा के महत्व को समझ रहे थे। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में शिक्षा का और विस्तार हुआ। 1902 में रेले आयोग आया। हाँ, रेले आयोग। इससे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई।
डिप्लोमा मैनेजमेंट जैसे कोर्स शुरू हुए। और ग्रेजुएशन को 3 साल का कर दिया गया। बिल्कुल। और उसी साल 1902 में पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई, जो बाद में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान बना। फिर 1909 में पटना में बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज और एक लॉ कॉलेज भी खुला। जी। और फिर 1917 का सैडलर आयोग, जो खासतौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। इसने रिसर्च पे ज्यादा जोर दिया है ना? हाँ, शोधपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इसी की सिफारिशों के बाद एक एक करके कई बड़े संस्थान खुले। जैसे 1925 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, फिर 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, 1927 में पटना में साइंस कॉलेज। जी। फिर 1929 में हार्टोग समिति आई, जिसने प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। और 1939 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन इसी बीच एक समानांतर सोच भी चल रही थी, गांधी जी की। हाँ, 1937 की वर्धा योजना, उन्होंने इसे अपने पत्र हरिजन में पेश किया था। बिल्कुल। उनका मॉडल एक मामला था 7 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और माध्यम मातृभाषा, अंग्रेजी नहीं। अच्छा। और फिर अंग्रेजों की तरफ से आखिरी बड़ी योजना थी 1944 की सार्जेंट योजना। जी। इसमें 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो ये तो आजादी से पहले की बात हुई। स्वतंत्रता के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। हाँ बिल्कुल। 2004 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी का दर्जा मिला। 2008 में पटना में आईआईटी की स्थापना हुई। फिर 2012 में पटना में एम्स और 2015 में गया में आईआईएम। और दरभंगा में भी एक और एम्स प्रस्तावित है। जी। तो अब अगर हम देखें कि इस पूरी पश्चिमी शिक्षा का हमारे समाज पर, बिहार पर असर क्या हुआ, तो इसके मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू थे। पहले नकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। एक तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बढ़ा। हाँ, एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ जो वैचारिक रूप से अंग्रेज बन गया। दूसरा, औद्योगिक और तकनीकी विकास रुक गया, क्योंकि भारत को तो बस कच्चे माल का स्रोत समझा गया। बिल्कुल। और शिक्षा महंगी और अंग्रेजी में होने की वजह से वो सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गई। इससे सामाजिक भेदभाव और बढ़ा। और स्त्रियों की शिक्षा की तो उपेक्षा ही की गई। हाँ, शिक्षा का मकसद एक अच्छा कर्मचारी बनाना था, एक अच्छा इंसान नहीं। भारतीय युवा बस डिग्रियों के जाल में फंस गए। और फूट डालो और राज करो की नीति से सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। जी। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसके कुछ बहुत ही अप्रत्याशित सकारात्मक परिणाम भी हुए। अच्छा, जैसे कि? जैसे भारतीयों का लोकतंत्र, मानवतावाद और आधुनिकता जैसे वैश्विक विचारों से परिचय हुआ। और लोगों को दादा भाई नौरोजी के धन की निकासी सिद्धांत के बारे में भी पता चला। उन्हें अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति समझ में आई। सही कहा। और इसी से एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें पत्रकारिता और प्रकाशन के माध्यम से लोगों में चेतना जगाई। और इसी चेतना से देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव था। तो जिन कॉलेजों को क्लर्क बनाने के लिए खोला गया था, वो क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गए। एक तरह से, हाँ। और समाज और धर्म में सुधार आंदोलन भी शुरू हुए, क्योंकि युवा वर्ग ने कुरीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। हाँ। देखिए, बिहार में जो ये राष्ट्रीय चेतना जागी, उसके पीछे कई कारण थे। जैसे? एक तो था मतलब पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। इससे क्या हुआ कि एक नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तैयार हो गया। और ये वर्ग अब ब्रिटिश सरकार की नीतियों को समझ रहा था। बिल्कुल, उन्हें वो शोषण वाला रवैया साफ दिखने लगा था। और दूसरा, देखिए, बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा गढ़ था। और बिहार तब बंगाल का ही हिस्सा था, तो असर तो पड़ना ही था। हाँ, तो वो जो राजनीतिक हलचल थी उसका सीधा असर बिहार पे पड़ना तय था। इसी चेतना का नतीजा शायद कांग्रेस के अधिवेशन रहे होंगे बिहार में। सही बात है। बिहार में कांग्रेस के कई बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। हाँ। सबसे पहला हुआ 1912 में, पटना के बांकीपुर में, है ना? हाँ, पटना के बांकीपुर में। वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। और इसमें खास बात भी है, जहां तक मुझे याद है। मैं इसी में हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद भी हुए बिहार में अधिवेशन। हाँ, इसके बाद 1922 में गया में 37वां अधिवेशन हुआ। अच्छा, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। जी। और फिर एक और बड़ा अधिवेशन हुआ 1940 में रामगढ़ में, वो 53rd अधिवेशन था। और उसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। हाँ, हालांकि रामगढ़ आज के हिसाब से देखें तो झारखंड का हिस्सा है। सही है। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों के अलावा बिहार में अपने प्रांतीय सम्मेलन भी तो हो रहे थे। हाँ, वो भी बहुत जरूरी थे। पहला प्रांतीय अधिवेशन हुआ था 1908 में पटना में, और इसकी अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। जी। और ठीक अगले साल 1909 में दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ। उसके अध्यक्ष थे दीप नारायण सिंह। सही। इन्हीं सब गतिविधियों के बीच मतलब बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग भी तो जोर पकड़ रही थी। हाँ, ये मांग तो काफी समय से चल रही थी। 1894 में बिहार टाइम्स नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। और उसी ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। बिल्कुल, उसने एक तरह से जनमत तैयार किया। और फिर आखिरकार वो दिन आया 12 दिसंबर 1911 का। हाँ, दिल्ली दरबार सम्राट जॉर्ज पंचम ने खुद ये घोषणा की कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। जिसके बाद 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुई। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नाम से नए प्रांत की स्थापना हो गई। तो ये तो हुई राजनीतिक लड़ाई, लेकिन एक और धारा भी तो थी, क्रांतिकारियों की। हाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसका असर भी बिहार पर बंगाल से ही आया, बंगभंग विरोधी आंदोलन के समय। कौन थे वो लोग जो इस विचार को बिहार में लेकर आए? शुरुआती लोगों में नाम आता है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बैनर्जी और बालाजी ठाकुर दास का। बालाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की भी स्थापना की थी। हाँ, 1906-07 के आसपास। और उन्होंने दी मदरलैंड नाम का एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। लेकिन बिहार में जो सबसे चर्चित घटना हुई वो तो 1908 की थी। मुजफ्फरपुर वाली घटना। हाँ,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। वो जज अपनी क्रूरता के लिए बहुत बदनाम था, तो उसे सबक सिखाने की योजना थी। इस प्रयास के बाद क्या हुआ? खुदीराम बोस को तो गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी? प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने तो बिहार के युवाओं में एक आग सी लगा दी होगी। बिल्कुल। इसके बाद रेवती नाग और चुनचुन पांडे जैसे कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन में और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। तो गतिविधियां बढ़ती रहीं। हाँ, और ज्यादा संगठित भी हुई। 1913 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। अच्छा, अनुशीलन समिति की ब्रांच पटना में। जी। और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे रेवती नाग। उन्होंने भागलपुर में युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और बक्सर में भी कोई था? बक्सर में यदुनाथ सरकार थे, वो भी युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे। मतलब एक नेटवर्क बन रहा था। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी तो पटना में एक संस्था बनाई थी। हाँ, भवानी मंदिर। वो भी एक क्रांतिकारी संस्था ही थी। ये तो हुई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात। इसी के साथ साथ होम रूल आंदोलन भी तो चल रहा था। हाँ, 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसे शुरू किया था। तो बिहार में इसका क्या असर रहा? बिहार में भी 1916 में ही पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मजहरुल हक ने। अच्छा, चलिए अब कुछ और तथ्य देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जरूर। जैसे कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और इसका 16वां अधिवेशन जो 1921 में हजारीबाग में हुआ था, हाँ। उसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 में दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन भी बना था, जिसकी स्थापना सूर्यदेव नारायण वर्मा ने की थी। एक और संस्थागत विकास की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1916 में, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड। ठीक है। और युवाओं के संगठन भी तो बने थे बाद में। हाँ, 1927 में पटना युवक संघ बना, जिसके संस्थापक थे मणिंद्र नारायण राय। जी। और उसके ठीक 2 साल बाद 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ बना। और 1929 में ही पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था।